हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो मैं रामजी सूर्यवंशी, और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि कल से हम शुरू करेंगे क्लास 12th की वीडियो सीरीज, जिसमें मैं आपको दूंगा क्लास 12th का पूरा सिलेबस, वो भी स्टेप बाय स्टेप, वो भी फुल डिटेल पे, रेगुलर बेसिस पे। तो मैंने जो आपसे प्रॉमिस किया था उसी प्रॉमिस को पूरा करते हुए क्लास 12th की वीडियो सीरीज का पहला वीडियो, पहला चैप्टर और पहला टॉपिक अपन इस वीडियो में कवर करेंगे, जो होने वाला है आवेश। तो आवेश के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में अपन आवेश की पूरी कुंडली देखेंगे, पूरे उसके खानदान के बारे में बात करेंगे, उसके खानदान के लोग कौन कौन से हैं, कैसा उनका व्यवहार है, सारी चीजें अपन देखेंगे। तो आवेश के बारे में जानने से पहले अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर मैं आवेश को क्यों पढ़ूं? ना तो वो मेरा दादा लगता है, ना वो मेरा फूफा लगता है, तो मैं आवेश के बारे में क्यों पढ़ूं? बिल्कुल बहुत ही सही प्रश्न है आपका। तो इसका आंसर सीधा सा है मेरे पास कि भैया आपको क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम देना है और उसमें मार्क्स स्कोर करने हैं, तो यही इसका कारण है। अब आप कहेंगे सर ये तो मैं ऑलरेडी पता था, तो इस बात को मैं मानता हूं आपको ये पता था। तो दूसरा कारण इसका क्या हो सकता है? इसका दूसरा कारण मैं आपको चलो दे देता हूं। हम आवेश को इसलिए पढ़ेंगे, या फिर हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने आवेश को इसलिए पढ़ा क्योंकि जो आज अपन हम देखते हैं प्रिंटर मशीन, एक कॉपी डालो 10 कॉपी हो जाती है, मतलब जेरोक्स मशीन में अपन को कह सकते हैं। तो आज एक पेज अपन ने नोट्स बनाए और अब उसी पेज को अपन को दूसरे फ्रेंड को देना है तो लिखना पड़ता, बट आज हमारे पास प्रिंटर है, जेरोक्स मशीन है, जिससे हमारा चेहरा भी अपन फोटो के रूप में प्रिंट कर पाते हैं और जेरोक्स मशीन की मदद से हम एक ही चीज़ को जितना चाहे उतना कॉपी कर सकते हैं। तो आज हम जो भी प्रिंटर मशीन देख रहे हैं, जेरोक्स मशीन देख रहे हैं, वो है आवेश के कारण और इन्हीं सिद्धांतों के कारण। अगर साइंटिस्ट इनको नहीं पढ़ते तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। और बात कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए भूकंप आने वाला हो। अब भूकंप आने से पहले साइंटिस्ट अपन को बता सकते हैं कि यहाँ पर भूकंप आएगा, इतना तेज आएगा। तो भूकंप को नापने के लिए जो भूकंप लेखी होती है वो भी इन्हीं सिद्धांतों पे कार्य करती है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं। या फिर अपन ये कहें कि आप क्लास 12th का जो पहला आपका चैप्टर है, अगर आप स्थिर विद्युत की को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसी कारण से अपन को ये पढ़ना चाहिए। शुरू करते हैं आवेश का पोस्टमार्टम बिना किसी देरी के। अब अपन बात कर लेते हैं आवेश की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कहाँ से आई, ये कहाँ को जाएगी, सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आवेश के बारे में पहली बार कब सोचा, किसने सोचा, कैसे सोचा। अब अपने डेली यूज में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बट अपन साइंटिस्टों की तरह सोचते नहीं है, वो बात अलग है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम छोटी क्लास में थे उस टाइम पे हम क्या करते थे, हमारे पास एक स्केल होती थी, उस स्केल को हम बालों पे रगड़ कर उससे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को नचाया करते थे। मतलब जैसे उसको रगड़ कर जब अपन कागज़ के टुकड़ों के आसपास लेके आते थे तो कागज़ के टुकड़ों में खलबली मच जाती थी, मतलब कागज़ के टुकड़े हिलने लगते थे। एक एक्सपेरिमेंट आपने और किया होगा, अगर आपने कभी किसी के बर्थडे पार्टी का जो रूम है वो सजाया है तो वहाँ पर आपने क्या देखा कि हम जब भी किसी बर्थडे पार्टी में गुब्बारे लगाते हैं तो एक तो तरीका है गुब्बारों को किसी टेप वगैरह के माध्यम से चिपका दो। बाकी बहुत सी बार में ये ऐसा होता है कि गुब्बारे को अपन क्या करते हैं, किसी कपड़े से रगड़कर ऐसी दीवार को लगा देते हैं, तो गुब्बारा 1 या 1.5 घंटे तक ऐसे चिपका रहता है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट अपन ने देखा है। अब ये दोनों कैसे हुआ, इसके पीछे रीजन है अपनी स्थिर विद्युत का या फिर आवेश का। तो ऐसा ही कुछ आज से लगभग 600 ईसा पूर्व एक साइंटिस्ट हुए ग्रीस देश के, जिनका नाम था थेल्स। क्या नाम था? थेल्स। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जब इन्होंने एम्बर, ठीक है, ये एम्बर एक पदार्थ होता है, प्लास्टिक की तरह कुछ इसके गुण होते हैं। जब इसने एम्बर को सिल्क के कपड़े से रगड़ा, सिल्क के कपड़े से रगड़ा, सिल्क मतलब रेशम, तो रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो इसने क्या देखा कि एम्बर अपने आसपास के कुछ जो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हैं या फिर कुछ जो धूल के कण हैं या फिर कुछ छोटे मोटे जो कचरे के जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनको एम्बर अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। तो यही एक्सपेरिमेंट फिर इन्होंने, यहाँ पर इनको क्या पता लगा, यहाँ पर इनको पता लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। जैसे सीआईडी में बोलते हैं ना वो ऐसे भी प्रद्युम्न कि दया कुछ तो गड़बड़ है, तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या थी उसको देखने के लिए इन्होंने फिर क्या किए, और एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट कर करके इन्होंने गड़बड़ का पता ही लगा लिया कि क्या गड़बड़ है। तो उस एक्सपेरिमेंट को भी अपन देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया,
इन्होंने एक प्लास्टिक की छड़ ली, ठीक है, एक प्लास्टिक की छड़ ली, इसको मान लो यहाँ पर एक धागे के माध्यम से इसको बांध दिया। अब इस प्लास्टिक की छड़ को इन्होंने क्या किया, एक रेशम के कपड़े से रगड़ा और रगड़ने के बाद में लटका दिया। ऐसे ही इन्होंने एक और प्लास्टिक की छड़ ली, ठीक है, उसको भी रेशम के कपड़े से लटकाकर इन्होंने क्या किया, दोनों प्लास्टिक की छड़ों को पास लाने की कोशिश की। अब जब ये दोनों प्लास्टिक की छड़ों को पास ला रहे थे तो इन्होंने क्या देखा कि छड़ें दूर जाने की कोशिश कर रही है, मतलब ये पास आना ही नहीं चाहती, ये अपने आप दूर जाती है, प्रतिकर्षित होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने देखा। अब इन्होंने क्या किया, यही एक्सपेरिमेंट फिर इन्होंने ये प्लास्टिक की छड़ के साथ किया। किसके साथ किया, प्लास्टिक की छड़ के साथ, ठीक है। और अब यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया, दोबारा से प्लास्टिक की छड़ की जगह इन्होंने ले लिया, मान लीजिए एबोनाइट ले लिया। क्या ले लिया, चलो यहाँ पर कांच ले लेते हैं, कांच की छड़ इन्होंने ली। अब जब ये दोनों कांच की छड़ें इन्होंने ली तब भी इन्होंने सेम प्रोसेस देखा। दोनों कांच की छड़ों को पहले कपड़े से रगड़ा, उसके बाद में जब ये पास लाने की कोशिश करते थे तो छड़ें अपने आप दूर जाती थी। तो यहाँ पर फिर इन्होंने देखा कि छड़ें अपने आप दूर जा रही है। फिर इन्होंने क्या किया, एक ली कांच की छड़ और एक ली प्लास्टिक की छड़, ठीक है, दोनों को कपड़ों से रगड़ के पास लाया। तो ये दोनों क्या कर रही हैं, ये दोनों अपने आप पास आ रही है, इनको दूर ले जा रहे हैं तब भी पास आने की कोशिश कर रही है। मतलब कांच की छड़ जब इन्होंने ली तो प्रतिकर्षित हुआ, मतलब दूर दूर जाने लगी। प्लास्टिक वाली छड़ें ली तब भी छड़ें दूर दूर जा रही थी। बट जब एक कांच की और एक प्लास्टिक की ली तो छड़ें दोनों मतलब आपस पास आना चाह रही थी, आकर्षित कर रही थी। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या समझ में आया कि जब मैंने कांच की छड़ों को पास में लाया, अब पहले आप समझिए दोनों कांच की छड़ें, दोनों को रेशम के टुकड़े से रगड़ा। जब रेशम से दोनों को रगड़ा तो दोनों पे समान गुण आए। तो इन्होंने क्या देखा कि कांच की छड़ पे जो गुण आ रहे हैं वो गुण एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं। फिर एक चीज़ इन्होंने देखी कि अगर प्लास्टिक की छड़ लेते हैं और उनको भी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं और उनको पास लाते हैं तो वो भी ऐसे गुण हैं जो दूर जा रहे हैं। बट कांच और प्लास्टिक की छड़ को अगर अपन लेते हैं तो दोनों पास आना चाह रहे हैं। मतलब इस पर जो गुण है वो कुछ और है और इस पर जो गुण है वो कुछ और है। तो इन्होंने कांच वाली छड़ पे जो गुण था उसको माना प्लस और जो प्लास्टिक वाली छड़ पर जो गुण था उसको माना इन्होंने माइनस। तो इस प्रकार से पहली बार एक फ्रैंकलिन, ठीक है, फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक हुए। इन्होंने आवेश को दो भागों में बांटा, एक तो होता है प्लस, ठीक है, एक प्लस और एक होता है माइनस। तो प्लास्टिक पर माइनस होता है और इस पर ये प्लस होता है। ये एक्सपेरिमेंट के द्वारा इनको पता लगा। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं आवेश क्या है। आवेश कुछ नहीं है, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अपने आसपास विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र अनुभव करता है या उत्पन्न करता है, यही आवेश है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। तो इस प्रकार से आवेश का पता लगा, आवेश की खोज हुई। अब अपन बात करते हैं क्या किसी वस्तु पर आवेश लाया जाता है या ऑलरेडी होता है। अगर लाया जाता है तो किस प्रकार से लाया जाता है, इसकी अपन पहली विधि देखते हैं। किसी भी वस्तु पर आवेश लाने के लिए जो पहली विधि है वो है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्ज बाय फ्रिक्शन। तो घर्षण द्वारा आवेशन को समझने के लिए भी अपन इतनी देर से उसी की बात कर रहे थे। जैसे अपन ने यहाँ पर एक कांच की छड़ ली थी, ठीक है, और कांच की छड़ को अपन ने एक रेशम के कपड़े से रगड़ा था। तो कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच पर आता है प्लस आवेश और इस पर आता है माइनस आवेश। अब ये कैसे आता है उसको अपन समझते हैं। अब सबसे पहले आप मेरे को बताइए पदार्थ किससे बना होता है। आप कहेंगे पदार्थ बना होता है यौगिकों से, बिल्कुल सही है। यौगिक किससे बने होते हैं, अणुओं से। अणु किससे बने होते हैं, परमाणुओं से। इसका मतलब ये है कि इस कांच के टुकड़े में बहुत सारे परमाणु हैं और इस रेशम के टुकड़े में भी बहुत सारे परमाणु हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आप मेरे को बताइए परमाणु के अंदर भी कुछ होता है क्या। तो आप कहेंगे परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जो आप अभी तक 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर मुझे ये समझ में आ गया कि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अभी इसके पास कोई आवेश नहीं है, इसके पास भी कोई भी आवेश नहीं है। अब क्या किया अपन ने, इन दोनों को रगड़ा और रगड़ने के बाद में क्या होगा, इनके पास एक एनर्जी आएगी जिसको बोलते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। अब आप मेरे को बताइए अगर मैं आपको 2 रुपये दूं या कुछ पैसे दूं, कुछ रुपए दूं और आपसे कहूं जाओ आप अपनी मर्जी से, आप स्वतंत्र हो, जहां भी जाना है वहां जाओ, खाओ पियो मस्त रहो, तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे, आप निश्चित रूप से जाएंगे। तो ऐसा ही इस केस में होता है। यहाँ पर जब अपन दोनों को रगड़ते हैं तो क्या होता है कि इन इलेक्ट्रॉनों के पास गतिज ऊर्जा आ जाती है। गतिज ऊर्जा आने का मतलब ये है कि ये स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है, स्वतंत्र व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पर कांच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस कांच को छोड़कर इधर रेशम पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन
कांच को छोड़कर रेशम में आ जाएंगे। अब आप मेरे को बताइए कि पहले जब ये उदासीन था, इसका मतलब उदासीन का मतलब है कि जितना इसके पास प्लस था मतलब जितने प्रोटॉन थे उतना ही माइनस था मतलब इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या हुआ, इसके पास इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर इसमें आ गए। अब जब इलेक्ट्रॉन इसमें आए तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने के कारण इस पर आ जाता है प्लस आवेश, ठीक है। और इधर इलेक्ट्रॉन आ गए तो इस पर आ जाता है माइनस आवेश। ये आपको समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन सीधा पूछ सकता है कि इन पर आवेश कैसे आया, घर्षण विधि में आवेशन होने का क्या कारण है। तो आप सीधा सा उसका आंसर होगा कि घर्षण विधि में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, इस वजह से आवेश आता है। अब और क्या कोई चीज़ है क्या जो अपन इसमें मिस कर गए जिसको अपन को समझना चाहिए? हाँ बिल्कुल, इसमें एक चीज़ और है, वो क्या है आप मेरे को बताइए कि जब इलेक्ट्रॉन इससे निकलकर इसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि 1.6 × 10⁻⁻19 आवेश कूलाम। और इसका द्रव्यमान भी होता है क्या, 9.1 × 10⁻31 kg। अब एक इलेक्ट्रॉन इधर आने का मतलब है कि इसमें इसे इतना आवेश इधर आ गया और इतना द्रव्यमान आ गया। अब जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उस हिसाब से आवेश बढ़ता हुआ जाएगा और द्रव्यमान भी बढ़ता हुआ जाएगा। इससे ये समझ में आया कि इस रेशम के टुकड़े का जो द्रव्यमान है वो बढ़ेगा और इसका द्रव्यमान है वो घटेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आ गए तो एक इलेक्ट्रॉन के साथ इतना द्रव्यमान कम हो रहा है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे इसका द्रव्यमान बढ़ता जाएगा, इसका द्रव्यमान घटता जाएगा। इसका मतलब ये एक गोला है, अगर ये 2 kg का है और मैं इसी गोले को अगर 5 कूलाम आवेश दे दूं तो ये 2 kg का नहीं रहेगा, ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। अगर मैंने इसको माइनस आवेश दिया और अगर मैं इसको प्लस आवेश दूंगा तो इसका द्रव्यमान घट जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 3 गोले अगर मैं लूँ, एक के पास +5 है, एक उदासीन है और एक के पास -5 है, तो -5 वाले का आवेश सबसे -5 वाले का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा, इसका द्रव्यमान इससे कम होगा और सबसे कम होगा +5 वाले का द्रव्यमान। ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा घर्षण के द्वारा आवेशन। अब यहाँ पर एक चीज़ और है जो अपन को पता होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए मैंने कांच के टुकड़े को रेशम से रगड़ा तो कांच पर प्लस आया और रेशम पर माइनस आया। मैं प्लास्टिक को रगड़ूंगा अगर मैं रेशम से तो प्लास्टिक पर माइनस आएगा। अगर ऐसे ही मैं प्लास्टिक के टुकड़े को रगड़ूँ अगर मैं रेशम से तो प्लास्टिक पर माइनस आएगा, रेशम पर प्लस आएगा। तो ये कैसे पता लगेगा, इसका क्या तरीका है? तो इसका कोई तरीका नहीं है। एक तरीका तो ये है कि आप क्या करो, एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि बहुत सारे इसके यंत्र आते हैं जैसे विद्युतदर्शी है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, वोल्टमीटर है, एमीटर है, उनसे भी इनको चेक किया जा सकता है। बट आपको क्या करना है, आपको एक मैं सारणी दे देता हूँ, उस सारणी को आपको देखना है और उस सारणी के हिसाब से आप याद रखेंगे कि किस वस्तु पर क्या आवेश आएगा। साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट करके वो सारणी बनाई है, उस सारणी को आप सीधा याद कर लेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो घर्षण के बाद में किस पदार्थ पर कौन सा आवेश आएगा, इसको समझने के लिए आप इस टेबल को याद रखेंगे। ये टेबल साइंटिस्टों ने प्रैक्टिकल कर करके बनाई है कि कांच को, अब यहाँ पर आप इसको कैसे ध्यान रखेंगे, ये पूरी एक टेबल है। अब अगर आप इस कांच को इसके नीचे वाली किसी भी पदार्थ से रगड़ते हैं तो कांच पर हमेशा प्लस आएगा और नीचे वाले पर हमेशा माइनस आएगा। बहुत सिंपल है। अगर मैं ऊन को रबर से रगड़ूं तो ऊन ऊपर है तो इस पर प्लस आएगा, ये नीचे है तो इस पर माइनस आएगा। अगर मैं यहाँ पर ऊन को इसे मतलब कांच से रगड़ूं तो कांच पर प्लस आएगा, ऊन पर माइनस आएगा। तो ये समझ में आ गया होगा। तो आप इस टेबल को कर लीजिए फटाफट से नोट, ताकि यह आपके काम आए बाद में। तो आप वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, बताइए प्लास्टिक को कांच से रगड़ने पर प्लास्टिक पे क्या आएगा, तो प्लास्टिक पे हमेशा माइनस आएगा। ये आप समझ चुके होंगे, बस ओनली इस टेबल को आपको याद रखना है, बाकी और कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यही होता है घर्षण द्वारा आवेशन। तो चलो बात करते हैं आवेशन के दूसरे तरीके पर, जो है चालन या स्पर्श या छूने द्वारा आवेशन। मतलब अंग्रेजी में बोले तो चार्ज बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन से आवेश कैसे आएगा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि चालन किस में होता है। तो चालन होता है चालक पदार्थ में। अब चालक क्या होते हैं तो यहाँ पर बता देते हैं आपको। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है, ए बी कोई पदार्थ है। अब इस पदार्थ में क्या है कि परमाणु सब में होते हैं, ठीक है।
परमाणु इसमें भी रहेंगे, परमाणु तो सब में होते हैं, तो परमाणु इसमें भी हैं, परमाणु इसमें भी हैं, बट ये है चालक और ये है कुचालक। ठीक है, अब ये चालक है, ये कुचालक है, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होगा, इसमें जो आवेश है, जो आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन अपने ही पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है। इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन इस पदार्थ में घूम सकते हैं। बट यहाँ पर कुचालक पदार्थ की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह पर स्थिर होते हैं, क्योंकि इनका जो पिता है वो बहुत डिसिप्लिन रखता है, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पहले पूछना पड़ता है। बट ये जो बालक है इधर वाला, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, ये कहीं भी जा सकता है अपनी मर्जी से। तो कुचालक आपको चालक आपको समझ में आया और कुचालक आपको समझ में आ गया होगा। चालक में अपन तांबा, चांदी या धातु, ये तो सभी चालक होती है। वैसे कुचालक में क्या आएगी, प्लास्टिक, ठीक है, कांच, और एक और होता है प्रावैद्युतांक, प्रावैद्युत पदार्थ। इनको अपन आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इस विधि में अपन चालन द्वारा इस आवेशन समझेंगे, तो इसको समझने के लिए अपन बात करते हैं। चालन मैंने आपको समझा ही दिया। अब मान लीजिए ये कोई टुकड़ा है या फिर ये कोई गोला है, चालक। चालक आपको समझ में आ गया, चालक गोला कौन सा होता है, ठीक है। ये चालक गोला है और इस गोले, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस गोले को मैंने यहाँ पर कुचालक स्टैंड पर रख दिया। अब कुचालक मतलब ये है प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक में ले लेता हूँ क्योंकि प्लास्टिक होती है कुचालक। अब मैंने ये कुचालक स्टैंड पर क्यों रखा, उसका कारण आप समझिए। और यहाँ पर मैं एक छड़ लेकर के आता हूँ, ठीक है। इस छड़ पर है माइनस आवेश। कौन सा आवेश है, माइनस आवेश। और मैंने क्या किया, इस माइनस वाली छड़ को इस पर टच कर दिया, इसको टच कर दिया, टच मी, तो इसको मैंने टच कर दिया, इसको स्पर्श कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको स्पर्श किया तो इस का जो माइनस है वो इसके पास आ गया। तो यहाँ से कुछ माइनस निकल कर इसके पास आ गए, तो इसको बोलते हैं अपन स्पर्श द्वारा आवेशन, चालन द्वारा आवेशन, या फिर चार्ज बाय कंडक्शन। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप ध्यान रखेंगे, ये प्लास्टिक वाला अपने स्टैंड क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं इसमें ये स्टैंड नहीं लेता, मैं इसको हाथ से पकड़ता, तो क्या होता, ये आवेश मेरी बॉडी में फ्लो करते हुए नीचे पृथ्वी पर चला जाता। तो यहाँ पर इस वजह से कुचालक स्टैंड लिया जाता है, ताकि ये पृथ्वी से टच नहीं हो। अगर टच नहीं होगा तो ये आवेश इसमें दिखाई देगा, अगर पृथ्वी से टच होगा तो सारा आवेश अपनी धरती माता अपने अंदर समाहित कर लेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। तो इसकी पहली कंडीशन मैंने आपको बताई, ये सिर्फ चालक पदार्थों में ही काम में आती है, इसलिए इसको बोलते हैं चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। दूसरी इसकी कंडीशन है कि अगर आपको किसी वस्तु को माइनस आवेश देना है तो आपके पास ऑलरेडी माइनस होना चाहिए। अगर मुझे इस गोले को प्लस देना है तो मेरे पास ऑलरेडी प्लस होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं चालन द्वारा आवेश। किस वस्तु पर कौन सा आवेश है, प्लस है, माइनस है, इसका पता लगाने के लिए अपने लिए एक यंत्र दिया हुआ है जिसको बोलते हैं स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इसको समझते हैं और इससे अपन आवेश का पता कैसे लगाएंगे वो भी समझते हैं। तो मान लीजिए ये कोई छड़ है, ये कोई पदार्थ है, इस पदार्थ पर मुझे आवेश चेक करना है, मुझे पता नहीं है कि इस पर कौन सा आवेश है। अब इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना है, ये अपने पास है एक विद्युतदर्शी, इसको बोलते हैं अपन स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी, ठीक है। तो ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी है, इससे अपन को चेक करना है। अब ये जो पदार्थ है मुझे इसका आवेश चेक करना है, मुझे पता नहीं है इस पर प्लस है माइनस है या आवेश ही नहीं है, मुझे पता नहीं है, ये निरावेशित है, आवेशित है, प्लस है, माइनस है, कुछ है, क्या है, कैसे है, ये मुझे कुछ पता नहीं है। तो मुझे इसके माध्यम से इसको चेक करना है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी के माध्यम से।
अब पहले स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को समझ लेते हैं कि ये क्या है, कैसे काम करती हैं, इसमें क्या क्या यंत्र लगे हुए हैं, वो कैसे काम करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए ऊपर ही ऊपर जो है ये है धात्विक डिस्क। ये एक धातु की एक डिस्क है, पतली से एक पट्टी है चपटी वाली, जिसको बोलते हैं अपन चपटी। ये है कॉर्क है जिसके माध्यम से ये छड़ इसमें टिकी हुई है, मतलब ये टच नहीं कर रही है। जो धातु की जो ये भी धातु की छड़ है, ठीक है, ये रही धात्विक छड़, ये भी धातु की छड़ है, धातु की डिस्क है। और नीचे ये दोनों जो लगे हुए हैं ये है स्वर्ण पत्र। ये दोनों क्या है? स्वर्ण पत्र है। ये कांच का पारदर्शी जार है, मतलब ये एक जार है कांच का, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब मुझे इस टुकड़े का आवेश चेक कर रहा है कि इस पर कोई आवेश है, नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो वो सारी चीज़ें अपन चेक कर सकते हैं बड़ी इजीली। मुझे क्या करना है, इस छड़ को आवेशित कर देना है, ठीक है। मुझे इस छड़ को आवेशित कर देना है। आवेशित कैसे करूँगा? मान लीजिए मैंने इस छड़ को प्लस आवेश दे दिया, वो अपन बड़ी आसानी से दे सकते हैं। अपन को पता है ना कैसे देंगे। मुझे पता है कांच की छड़ को अगर मैं रेशम के टुकड़े के साथ रगड़ता हूँ तो कांच पर हमेशा प्लस आता है। तो मैंने कांच को रगड़ा और कांच को इससे टच कर दिया तो इस पर क्या आ गया? प्लस आ गया। या कोई भी दूसरा तरीका आप ले लीजिए, प्रेरण द्वारा कर दीजिए। अब मैंने अभी 3 विधियाँ आपको बताई, तीनों विधियों में से आप कोई सी भी विधि से इसको कर दीजिए आवेशित। अब ये आवेशित हो गई, इस पर क्या आ गया? प्लस आवेश आ गया। प्रेरण के द्वारा आप कर दीजिए, प्रेरण के द्वारा इस पर प्लस आवेश अपन ने ऑलरेडी दे दिया, ठीक है। एक छड़ से स्पर्श द्वारा आप कर लीजिए, क्योंकि ये तो चालक भी है तो स्पर्श द्वारा भी हो जाएगा। तो मैंने स्पर्श द्वारा इसको ऑलरेडी प्लस आवेश दे दिया, या फिर ऑलरेडी मान लीजिए मैंने इसको माइनस आवेश दे दिया, कुछ भी आप दे सकते हैं। पहले अपन प्लस से डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने इसको प्लस आवेश दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इस वाली छड़ को उठाना है, वो भी किससे? स्टैंड की मदद से। अगर हाथ से उठाएंगे तो कोई मतलब नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, एक कुचालक स्टैंड लेना पड़ेगा, उससे आप उठाकर इसको यहाँ पर लेके आएंगे, ठीक है। अब लाने के बाद में मैंने इसको टच करवाया, या प्रेरण के द्वारा भी हो सकता है। तो इसको टच कराया, तो टच कराने के बाद में अगर इस वाले स्वर्ण पत्र ऑलरेडी फैल रहे हैं, मतलब अपन ने जब इसको आवेशित किया तो स्वर्ण पत्र की स्थिति जैसी थी वैसी ही रहेगी। फिर मैंने क्या किया, जब इसको लाया तो मैंने इनको देखा कि स्वर्ण पत्रों पर क्या इफेक्ट पड़ा। अगर स्वर्ण पत्रों पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा इस पदार्थ को यहाँ पर लाने के बाद, तो इस पदार्थ पर कोई आवेश नहीं है, कैसा भी आवेश नहीं है, ना तो प्लस है ना माइनस है। बट इस पदार्थ को लाने के बाद में अगर स्वर्ण पत्र फैलते हैं, अब आप मेरे को बताइए, ये प्लस आवेश है तो इधर भी क्या होगा? प्लस, इधर भी क्या होगा? प्लस। तो प्लस प्लस में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। बट ये प्रतिकर्षण ऑलरेडी हो गया था, लेकिन इस छड़ को लाने के बाद में अगर प्रतिकर्षण और बढ़ता है, इसका मतलब इस छड़ पर प्लस आवेश था और वो प्लस, अब ये कुछ प्लस ऑलरेडी था, इसका जो प्लस है वो भी इस पर आया, तो इस पर प्लस की क्वांटिटी बढ़ गई। प्लस की क्वांटिटी बढ़ेगी तो प्रतिकर्षण बढ़ेगा, तो यहाँ पर ये फैल जाएंगे। आया समझ में? नहीं आया कोई बात नहीं है, दोबारा से समझिए। तो इस वाली छड़ पर अगर प्लस होगा तो ये फैलेंगे, बट अगर इस पर माइनस होगा तो क्या होगा? प्लस से माइनस कैंसिल होगा। अब प्लस से माइनस कैंसिल होगा तो क्या होगा? इस छड़ पर प्लस की संख्या कम होगी। प्लस की संख्या कम होगी तो ये पत्ते पास में आएंगे, ये आकर्षित होंगे। ये आपको समझ में आ गया? तो ये पत्ते पास आ रहे हैं, इसका मतलब इस पर माइनस आवेश है। पत्ते अगर दूर जा रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, तो इस पर प्लस है। तो ये डिपेंड करता है आपने यहाँ पर क्या लिया है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी प्लस लिया तो ये कंडीशन है। मान लीजिए आप इस पर माइनस लेते, तो माइनस अगर आप लेते कोई दिक्कत नहीं है, आप इस पर माइनस ले लीजिए। अब अगर मैं इस पर माइनस लेता हूँ और यहाँ पर प्लस वाली छड़ को लाता हूँ तो क्या होगा? पत्ते सिकुड़ेंगे। आ गए आपको समझ में? क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस और माइनस कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तो पत्ते पास आएंगे। अगर यहाँ पर माइनस है और छड़ बी में माइनस वाली लाता हूँ तो पत्ते फैलेंगे। तो आई होप आपको विद्युतदर्शी समझ में आ गई होगी। और अगर इस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है तो वो आवेशित नहीं है, वस्तु पर कोई सा भी आवेश नहीं है। तो इस विद्युतदर्शी की मदद से आप किसी भी वस्तु पर इजीली चेक कर सकते हैं कि उस पर कौन सा आवेश है, प्लस है या फिर माइनस है। तो ये अपन ने समझ लिया स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी
तो इस कॉन्सेप्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। अब अपन बात करते हैं, अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो क्या है, अपना ज्ञान का पिटारा अपन ने बढ़ा लिया, बेसिक नॉलेज अपन ने ले ली। लेकिन अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो होगा सबसे इंपॉर्टेंट। आपके न्यूमेरिकल उसी से सोल्व होंगे। आपके नीट, जेई या फिर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे लीजिए या कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे लीजिए, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। बट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे, वहाँ से आपको पछाने वाले सवाल आएंगे, आपको परेशान करने वाले सवाल वहाँ से आने वाला है। तो इसको करते हैं साइड और चलते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर। तो चलो देखते हैं इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है द्रव्यमान वर्सेज आवेश। दोनों को अपन कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेज है, क्या क्या समानताएं हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि अभी तक अपन ने जो पढ़ा वो सिर्फ अपना ज्ञान का पिटारा बढ़ाने के लिए था, बेसिक नॉलेज थी। बट आपके न्यूमेरिकल, आपके कॉन्सेप्ट, आपको पछाने वाले जितने भी सवाल आएंगे वो यहाँ से ही सोल्व होंगे। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अपन इसको समझते हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं द्रव्यमान की। मैं बात करता हूँ तो द्रव्यमान एक ऐसी राशि है, सबसे पहले मैं बात करता हूं द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान का सीधा सा नियम है ऑलवेज पॉजिटिव। द्रव्यमान हमेशा ही पॉजिटिव होगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। आपने कभी सुना मुझे -3 किलो शक्कर दे दो? आपने कभी सुना मुझे -3 किलो चीनी दे दो, मुझे -2 किलो सब्जी दे दो? आपने कभी नहीं सुना होगा। क्यों नहीं सुना? क्योंकि द्रव्यमान कभी भी माइनस में नहीं होता, ये हमेशा प्लस में होता है। बट आवेश प्लस व माइनस दोनों होता है, पहला डिफरेंस। ठीक है, ये दोनों पहला डिफरेंस। ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपको समझ में आ गया। दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरा है कि आवेश हमेशा संरक्षित नहीं रहता, संरक्षित नहीं रहता, जबकि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। अब ये संरक्षित क्या है? ये नहीं, ठीक है, ये नहीं रहता और ये संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब है कि द्रव्यमान बदलता रहता है, कंडीशन के अनुसार बदलता रहता है। बट आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसका कंजर्वेशन, जिसको अपन बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम, मतलब जिसको अपन बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम, जिसको अपन बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम, जिसको अपन बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। अब यहाँ पर ये कैसे बदलता है उसका मैं आपको कारण बता देता हूँ। ये निर्भर करता है गति पर। किस पर निर्भर करता है? गति पर। इस वजह से ये बदल जाता है, बट ये गति पर निर्भर नहीं करता। मतलब +2Q आवेश यहाँ से देखिए यहाँ भी आएगा, तब भी इसका मान +Q ही होगा। मतलब +Q आवेश अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है, मतलब गति करता है, सीधी सी बात है, गति करता है, तो उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, +Q ही होगा। बट अगर अपन बात करें द्रव्यमान की तो ये चेंज हो जाएगा। ये चेंज कैसे होता है? मान लीजिए अगर कोई वस्तु शांत है, चुपचाप बैठी हुई है, तो उसका जो द्रव्यमान होगा वो m0 होगा। बट यही वस्तु अगर गति करने लग जाए तो गति करते समय इसका जो द्रव्यमान होगा वो m बराबर क्या होगा? m बराबर m0 बटे √1 माइनस b बटा c। ठीक है, यहाँ पर m है गति करती हुई वस्तु का द्रव्यमान, ये है विराम अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान, यहाँ पर v है कि जिस वेग से वस्तु गति कर रही है, वो c है यहाँ पर प्रकाश का वेग। ठीक है, अब यहाँ पर एक डाउट आ सकता है कि सर हम चलते हैं तो हमें द्रव्यमान का पता कैसे नहीं लगता कि द्रव्यमान बदल रहा है? तो वो पता नहीं लगता, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए आप कितनी स्पीड से चलते होंगे। v यहाँ पे भाग किसका लग रहा है? 3 × 10⁸
और आपकी स्पीड कितनी सी रहती होगी, तो यहाँ पर इसको लगभग 0 मान लिया जाता है। इस वजह से आपका जो विराम अवस्था में द्रव्यमान होता है वही आप जब गति करते हैं तो वही द्रव्यमान होता है। बट अगर अपन बात करें रॉकेट की, अगर अपन बात करें किसी स्पीड से कोई वस्तु गति कर रही है उसकी, तो यहाँ पर फिर डिपेंड करता है उसका द्रव्यमान बदलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो ये द्रव्यमान और आवेश में अंतर होता है कि द्रव्यमान हमेशा पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है, ये संरक्षित रहता है, ये संरक्षित नहीं रहता। संरक्षित क्यों रहता है? क्योंकि इसका गति पर कोई निर्भर नहीं है। अगर गति कितनी भी हो आवेश होगा वही रहेगा। बट अगर द्रव्यमान की बात करें तो गति के साथ द्रव्यमान बदलता है, गति के साथ द्रव्यमान हमेशा। अच्छा यहाँ पे बताओ द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? तो गति के साथ हमेशा द्रव्यमान घटता है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जिस भी वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा रहे, जिस भी वस्तु का द्रव्यमान अगर घट रहा है तो उसका मतलब है वो गति कर रही है। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु अगर गति करती है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है। तो ये था द्रव्यमान और आवेश की बात, अपन ने बात की। द्रव्यमान वर्सेज आवेश, ये अपने डिफरेंट समझे। अब अपन बात करते हैं आवेश के मात्रक हो बीमा की। तो एसआई पद्धति, ये बोले अपन एमकेएस पद्धति, तो एमकेएस पद्धति में जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ठीक है, कूलाम। और कूलाम क्या होता है? एम्पेयर इंटू सेकेंड। क्योंकि अपन को पता है ना विद्युत धारा आपने 10th में पढ़ी होगी, क्या होती है? I बराबर Q बाई टी। तो I का मतलब एम्पियर, T मतलब सेकेंड, तो यहाँ पर कूलाम, Q का मतलब होता है कूलाम, तो यहाँ पर आ जाएगा एम्पेयर इंटू सेकेंड। तो एमकेएस पद्धति में जो कूलाम होता है आवेश का मात्रक होगा। ठीक है, सीजीएस पद्धति में जो कूलाम का मात्रक होता है वो होता है स्टेट कूलाम। ठीक है, तो स्टेट कूलाम को अपन यहाँ पे लिखेंगे 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ होता है स्टेट कूलाम। ठीक है, स्टेट कूलाम, ये आपको ध्यान रखना है। इस स्टेट कूलाम को अपन बोल सकते हैं फ्रैंकलिन, क्योंकि वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने इसको दिया था तो इसका उसी के सम्मान में फ्रैंकलिन नाम रख दिया, स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन। आवेश का एक और मात्रक होता है जिसको बोलते हैं फेराडे। क्या बोलते हैं? फेराडे। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे फेराडे, न कि फेरड। ठीक है, फेरड आप नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, फेराडे। तो 1 फेराडे बराबर क्या होता है? 500 कूलाम। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, 500 कूलाम। तो ये अपन ने बात किया मात्रक का। और बीमा की अपन बात कर लेते हैं, तो बीमा क्या बनेगी इसकी? ठीक है, एम्पेयर की ए, और तो यहाँ पर इसकी बीमा बन जाएगी M0 L0 T1 A1। ठीक है, ये इसकी बीमा होती है आवेश की। तो ये नॉर्मल जानकारी थी, आपको पहले भी आती होगी, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं मिटा देता हूँ। और अब अपन बात करते हैं आवेश के गुणों की। आवेश के बारे में अब और ज़्यादा डिटेल गुण अपन देखते हैं। तो सबसे पहला गुण मैंने यहाँ पर लिया है योज्यता, एडिटिविटी। तो एडिटिविटी क्या होती है इसको आप समझिए। मान लीजिए ये कोई निकाय है, ठीक है, और इस पर बहुत सारे आवेश हैं। मान लीजिए Q1 Q2 Q3, ये 3 आवेश हैं। अब मान लीजिए Q1 का मान 4 है, Q3 का -3 है, Q3 का ले लेते हैं अपन 5 है। ठीक है, अब मुझे इस निकाय का टोटल आवेश निकालना है। ठीक है, इस पे Q1 4 है, ये 5 है और -3 है। मुझे इसका टोटल आवेश निकालना है, तो मैं नॉर्मल तरीके से इनको जोड़ दूंगा। 4 + 5 -3 कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 6। तो इस निकाय का जो रियल आवेश है वो क्या है? 6। तो ये जो आवेश होता है ये योज्यता के गुण को फॉलो करता है। योज्यता मतलब क्या है कि किसी भी निकाय का टोटल आवेश उसमें उपस्थित अलग अलग आवेश के सरल योग के बराबर होगा। यही है योज्यता, और कुछ भी नहीं है योज्यता। इसके और अपन बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यही निकाय की अगर मैं बात करूं तो Q1 बराबर अगर मेरे पास 5 है, Q2 बराबर मेरे पास -7 है, Q3 बराबर मेरे पास 4 है, तो इसमें टोटल आवेश कितना होगा? आप इनको जोड़ के निकाल देंगे +2। ठीक है, तो इस प्रकार से सरल रूप से योज्यता यही कहती है कि किसी भी निकाय का टोटल आवेश निकालने के लिए आप क्या करेंगे? उस निकाय में जितने भी आवेश हैं उन सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आ चुका है। आवेश के एक और गुण की अपन बात करते हैं जो है निश्चरता। अब ये निश्चरता क्या होती है? इसको मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि आवेश गति पर निर्भर नहीं करता। मतलब विराम अवस्था में अगर आवेश Q0 है तो अगर वो गति भी करेगा तो भी वो Q0 ही होगा। यही है इसकी निश्चरता। जब यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर मैं आवेश में उसके द्रव्यमान का भाग दे दूँ, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं विशिष्ट आवेश। क्या बोलते हैं? विशिष्ट आवेश।
ये आप ध्यान रखेंगे, 1 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात ही विशिष्ट आवेश होता है। बात करते हैं आवेश के सबसे इंपॉर्टेंट गुण की, जिसको बोलते हैं आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आवेश संरक्षण को समझते हैं। आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, इसका सीधा सा मतलब आप समझ गए होंगे कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये आप बिल्कुल जानते हैं। तो आवेश को संरक्षण को समझने के लिए अब यहाँ पर अपन समझते हैं कि आवेश कैसे संरक्षित रहता है। तो उसको मैं अगर घर्षण विधि से अगर अपन समझे, ठीक है, ये कांच है और ये रेशम का टुकड़ा है। तो अपन ने जब कांच और रेशम के टुकड़े को जब रगड़ा तो क्या हुआ था, कांच में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के टुकड़े में आ गए थे। इस वजह से कांच पर प्लस आया था और रेशम के टुकड़े पर माइनस आया था। तो यहाँ पर आप समझ गए आवेश तो संरक्षित है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन ना बढ़ा है ना घटा है। इलेक्ट्रॉन अपन उत्पन्न थोड़ी कर सकते हैं, या इसका सीधा सा आप समझ सकते हैं कि परमाणु है तो परमाणु को अपन तोड़ नहीं सकते, तो परमाणु को बना भी नहीं सकते, क्योंकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि कांच का इलेक्ट्रॉन इधर आया था रेशम में, कांच का इलेक्ट्रॉन इस कपड़े के टुकड़े में आया था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर से कम हो गया, इधर ऐड हो गया, तो इलेक्ट्रॉन तो वही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ी नहीं। तो इस वजह से घर्षण की विधि में आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो एक इसका ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल अपन समझते हैं, जैसे रेडियो से अभिक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए यूरेनियम 92 पे आता है 238। अब क्या हुआ, ये टूटा और ये थोरियम में चेंज हो गया, प्लस इसमें से अल्फा कण मतलब हीलियम। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, 92 था तो थोरियम आता है 90 पे, इसका रह जाएगा 234, 2 4। अब यहाँ पर आप आवेश को देखिए, यहाँ पर 92 इलेक्ट्रॉन थे, तो अभिक्रिया के बाद भी 92 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 90 तो ये रहे और 2 ये रहे। तो इससे ये समझ में आता है कि आवेश से संबंधित कोई भी अभिक्रिया हो जाए, लेकिन आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। एक और इसका एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, और वो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन और हीलियम, ठीक है, ये नाइट्रोजन है 7 पे आता है 14, हीलियम को मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है, हीलियम को मैंने इसमें ऐड किया तो 2 ऐड होगा 4। तो नाइट्रोजन 7 पे आता है, हीलियम 2 पे आता है, तो 7 और 2 9, तो 9 पे क्या आता है, फ्लोरीन। तो ये हो जाएगा अपने पास फ्लोरीन। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो आवेश है वो तो बिल्कुल संरक्षित है, 7 और 2 इधर है 9, तो ये संरक्षित है। तो इससे ये समझ में आता है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसका एक और एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन और इसका जो विलोम जो इसका पद होता है वो होता है प्रोजीटॉन, ये दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, ये दोनों टकराकर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें, एनर्जी में। अब ये एनर्जी में कन्वर्ट हुए तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों उदासीन हो गए। अगर इसी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ये दोबारा से युग्म उत्पादन जिसको अपन बोलते हैं, तो वापस से इलेक्ट्रॉन और प्रोजीट्रॉन यहाँ पर बनता है। तो ये मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए, इससे साबित होता है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश कभी बदलता नहीं है, ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं इसका विनाश किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं अपन आवेश के सबसे अंतिम गुण, या सबसे इम्पोर्टेंट गुण भी अपन कह सकते हैं, उसके अपन बात करेंगे। वो है आवेश का क्वांटा, आवेश का क्वांटीकरण होना। अब आप मेरे को बताइए, आवेश का क्वांटा से मतलब यहाँ पर सीधा सा है कि आवेश हमेशा, हमें इसको समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप दुकान पर गए और आपको दुकान पे से एक पेन लाना है। क्या लाना है, पेन लाना है। तो आप कैसे मांगेंगे, 1 पेन दे दो। आप 2 पेन ला सकते हैं, आप 3 पेन ला सकते हैं, बट आप दुकानदार से ये थोड़ी कहेंगे कि मुझे 2.5 पेन दे दो, मुझे 3.5 पेन दे दो, मुझे 4.25 पेन दे दो। आप ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, मतलब 2.5, आधा, सवा, तो ऐसा तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको पेन लाना है तो पूरा 1 पेन मिलेगा। एक के आप 2 पेन ला सकते हैं, 3 ला सकते हैं, बट 1.5 पेन तो आप नहीं ला सकते, 1.5 तो आप नहीं ला सकते, 3.7 तो आप नहीं ला सकते। तो ऐसे ही आवेश को अगर आपको लेना है, या आवेश को एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाना है, तो एक फिक्स अमाउंट होता है जिसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। मतलब मैंने आपको बताया घर्षण की विधि में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैसे जा रहा है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कैसे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो आवेश का एक फिक्स अमाउंट होता है कि वो उतने ही रूप में रहेगा। तो आवेश का जो सबसे छोटा अमाउंट होता है वो होता है E, जिसको अपन बोलते हैं 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो ये आवेश का सबसे छोटा
क्वांटा बोल दीजिए, सबसे छोटी मात्रा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है। तो इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकृत होना। मतलब आवेश हमेशा एक क्वांटा में होता है, पिक्स मिलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो वो ई के रूप में जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्यू हमेशा एन ई होगा। एन ई का मतलब है कि एन क्या है, यहाँ पे पूर्णांक संख्या है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 10, बट 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पर मैं ऐसे 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकता, ये गलत है। इसको बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण होना, आवेश का क्वांटीकृत होना। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर अपन ने आवेश के पूरे खानदान की बात कर ली। आवेश क्या है, कैसे एक वस्तु पे आवेश आता है, उसको चेक कैसे किया जाता है, आवेश के क्या गुण है, सारी चीज़ों पे अपन बात की। अब एंड में अपन क्या करेंगे, अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा, जो भी कॉन्सेप्ट अपन ने समझा, मैं कुछ 2 या 3 न्यूमेरिकल के माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को चेक करूंगा और उस कॉन्सेप्ट के आंसर आपको फिर कमेंट बॉक्स में देने हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया। तो पहला न्यूमेरिकल अपन समझते हैं। मान लीजिए ये कोई धातु का गोला है। अब इस धातु के गोले से मुझे क्या करना है, इसमें से मुझे 3 कूलाम आवेश निष्कासित करना है। क्या करना है, मुझे इसमें से 3 कूलाम आवेश निष्कासित करना है। मतलब इस गोले को मुझे 3 कूलाम आवेश निष्कासित करने का मतलब क्या है, इसको -3। अभी ये उदासीन या उदासीन हो या कोई सा भी हो, अपन को उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपन को सिर्फ सीधा सा है कि इस गोले में से मुझे 3 कूलाम आवेश कम करना है। अभी मान लीजिए इसका Q है, मतलब मान लीजिए 6 है, तो मुझे 3 कम करना है, तो इसका 3 रखना है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकालूँ कि इस गोले में 3 कूलाम आवेश कम हो जाए। अब अपन ने भी कॉन्सेप्ट समझा कि आवेश हमेशा क्वांटीकृत राशि है, मतलब आवेश हमेशा Q बराबर NE की फॉर्म में होता है। अब मुझे कितना कूलाम चाहिए, 3 कूलाम, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 3 कूलाम। अब NE, तो N का मान ज्ञात करना है ना, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो N बराबर क्या हो जाएगा, 3/E। अब आपको पता है ही सही 3/E का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻19 -19। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो आप ऐसे बड़ी इजीली आप किसी भी सवाल का आंसर दे सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल यहाँ पर ले लेते हैं। तो दूसरा न्यूमेरिकल अपन देख लेते हैं। मान लीजिए ये कोई गोला है, मैंने क्या किया, इसका द्रव्यमान 10⁻³ kg बढ़ा दिया। मतलब मैंने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, क्योंकि द्रव्यमान कब बढ़ता है, जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो मैंने इसका द्रव्यमान 10⁻³ kg बढ़ाया, मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन आए। मैंने आपके साथ शेयर किया था सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मुझे ज्ञात करना है कि मैंने इसको कितने इलेक्ट्रॉन दिए। ये मैं कैसे ज्ञात करूँगा, तो उसके लिए आपको पता है कि किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को अगर अपन इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से गुणा कर दें, मतलब यहाँ पर NME, ME क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो कि कितना होता है आपको पता है, 9.1 × 10⁻31। तो ये इसका द्रव्यमान हो गया। अब इसका टोटल द्रव्यमान कितना बढ़ाया अपन ने, 10⁻³ ठीक है, N × 9.1 × 10⁻31। अब मुझे इसका मान ज्ञात करना है संख्या, तो N बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻³ बटे 9-1 × 10⁻36। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी जो इलेक्ट्रॉन इस पर मैंने ऐड किए हैं, ताकि इसका द्रव्यमान 10⁻³ kg बढ़ सके। ये आपको समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भी आई, ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। अब मैं आवेश की मात्रा भी ज्ञात कर सकता हूँ कि मैंने इसको कितना आवेश दिया। मात्रा ज्ञात करने के लिए आपको पता है Q बराबर NE, मतलब ये जो भी संख्या आएगी इसको आप गुणा कर देंगे E से, मतलब 1.6 × 10⁻19 से। तो इस प्रकार से नॉर्मल सिंपल आपके न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कॉन्सेप्ट में क्या कि मैंने आपको बताया कि आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है। आवेश हमेशा क्वांटीकृत का मतलब क्या है कि Q बराबर हमेशा NE होगा, ठीक है। और दूसरी मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से वस्तु आवेशित होती है। सारी चीज़ें अपने डिस्कस की। अगर आपको इन्हें सारी चीज़ें समझी हैं ध्यान से, तो आप बड़ी इजीली बहुत सारे न्यूमेरिकल आप सोल्व करेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, आप बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे और बहुत ही अच्छे नंबर आपके इस टॉपिक में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो मानता हूँ बहुत लंबी हो गई, कोई बात नहीं, आपने एंड तक देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, अगर वीडियो समझ में आई है, रियल में आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आप लाइक करेंगे इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियो आपसे मिस हो जाएगी।
बढ़िया है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते तो ऐसी वीडियो आपसे मिस होगी, तो चैनल को कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और ऑन कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल को, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं करेंगे तो घंटा नहीं बजेगा। आपको कैसे पता लगेगा कि नई वीडियो आ गई? वैसे रेगुलर बेस पे नई वीडियो आपके लिए आएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।